हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सीडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी के क्लास को। ओके दोस्तों, यहाँ पर आज आपको पूरे 6 सालों में अब तक आए हुए सभी बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। दोस्तों यह आपका एक प्रकार का मैराथन क्लास है। इसमें आपको 6 सालों के अब तक आए हुए सभी बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरी क्लास को 1 या 2 बार देख लेते हो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 25 में 25 आपका आना फिक्स है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके बहुविकल्प से अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी बन जाते हैं और कुछ प्रश्न आपको लघुत्तरीय प्रश्न में भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। क्योंकि आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि दोस्तों हर क्लास हर अपडेट आपको यहाँ पर टाइम पर सबसे पहले दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, ताकि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप लिखिए, कमेंट करिए। और आप को अगर कुछ नया दिखे तो आप उस क्वेश्चन को भी नोट करिए। तो यहाँ पर हम आज 2013, 14, 15, 17, 18 और 19 में 6 सालों में अब तक आए हुए सही प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की प्रकृति, ओके तो हिंदी की है, भाषा की प्रकृति में समाहित किया जाता है। भाषा की प्रकृति में किसको समाहित किया जाता है तो दोस्तों ठीक है, यहाँ पे आपका ठीक है होगा ध्वनि। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है ध्वनि, ये गलत है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा ध्वनि एवं व्याकरण को, वाक्य एवं शुद्ध समूह को, विषय एवं साहित्य को, या उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भाषा सीखने के प्रमुख कौशल कितने हैं। भाषा सीखने के प्रमुख कौशल कितने हैं, 4, 5, 7 या 8 है। अगर बात करें प्रमुख कौशल की तो दोस्तों आपके ठीक है हो जाएंगे 4 कौशल। दोस्तों इसमें आपका 4 कौशल बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपका है कि भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 7 प्रकार। कितने प्रकार के हो जाएंगे आपके 7 प्रकार के बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्न में से विभिन्न स्तरों पर भाषा शिक्षण के प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, 7 प्रकार हैं या फिर 8 प्रकार हैं। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा 4 प्रकार है। दोस्तों कितने प्रकार के हैं आपके 4 प्रकार के बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 5वां है कि भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित में से कितनी हैं। 4 हैं, 9 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं। भाषा की विशेषता के बारे में यहाँ पे आपसे कहा गया है। दोस्तों जहाँ पर भी आपसे विशेषताओं से पूछेगा इसमें आपका हो जाएगा 9। कितना दोस्तों होगा, भाषा की विशेषताएं निम्न प्रकार की कितनी हैं, 9 हैं। ठीक है, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। किसने कहा, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, किसने कहा था। तो ये आपके हो जाएंगे श्याम सुंदर दास है। श्याम सुंदर दास जी आपके हो जाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर बस केवल प्रश्न और उत्तर पर बात करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम खराब हो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। ठीक है, इसलिए चलिए 7वां आपका है कि भाषा का महत्व किसमें होता है। भाषा का महत्व आपका किसमें होता है, सांस्कृतिक में होता है, साहित्य में होता है, या व्यवहारिक में होता है, या उपरोक्त सभी में होता है। अब भाषा की महत्व की बात करें तो दोस्तों भाषा के महत्व आपके तीनों में होते हैं। ठीक है, जब आपके तीनों में होते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अब यहाँ तेजी के साथ हम चलते हैं, देखते हैं 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपका है कि भाषा के रूप होते हैं। भाषा के दोस्तों कितने रूप होते हैं, मौखिक रूप,
लिखित रूप, मौखिक एवं लिखित दोनों रूप या दोनों में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, भाषा का मौखिक और लिखित दोनों रूप होता है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 9वां क्वेश्चन से, भाषा का मूल रूप होता है। भाषा का मूल रूप दोस्तों क्या होता है? देखिए, भाषा का मूल रूप, जब बच्चा पैदा होता है तो वह सबसे पहले क्या सीखता है? मौखिक। ओके दोस्तों, भाषा का मूल रूप आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा मौखिक। ओके दोस्तों, पहले आप मौखिक सीखते हो, फिर आप लिखित, फिर संकेतिक। ठीक है दोस्तों, कहने के पहले आपका हो जाएगा मौखिक। ठीक है, मौखिक, संकेतिक, फिर लिखित आपका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन से, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? संस्कृत, देवनागरिक, गुरमुखी या फिर रोमन? इसमें से आपका क्या होगा? दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? इसमें आपका हो जाएगा देवनागरिक है। ओके दोस्तों, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी गई है। हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 11वां क्वेश्चन है, रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है उर्दू में, पंजाबी में, मराठी में या अंग्रेजी में? अब रोमन लिपि की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा अंग्रेजी में। क्या होगा? अंग्रेजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां आपका है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? दोस्तों, फिर आप एक बार प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 14, 18, 22 या 24 दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका ठीक होगा 22 दोस्तों। ठीक है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ देखते हैं 13वां क्वेश्चन से। 13वां क्वेश्चन आपका है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बहुत सिंपल दोस्तों, हम मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14वां आपका है कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लो पूछे हम आपसे कि ध्वनि कितनी प्रकार की होती हैं, अगर हम पूछें आपसे कि ध्वनि कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप क्या लिखोगे? ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं, निरर्थक और सार्थक। ओके दोस्तों, ध्वनि कितनी प्रकार की होती हैं? निरर्थक और सार्थक आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है? वर्ण होती है। ओके दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके दोस्तों, आप इन सब बातों को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़िए। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? दोस्तों, हिंदी में आपके कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो आपको बताना है कि हिंदी में आपके टोटल 36 व्यंजन होते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि हिंदी में स्वरों का मूल 2 भेद कौन कौन सा होता है, तो दोस्तों आपको लिखना होगा निरनुनासिक और अनुनासिक। ओके दोस्तों, निरनुनासिक और अनुनासिक, ये आपके हिंदी के स्वरों के 2 मूल भेद हो जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया कि जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके हो जाएंगे स्वर 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? आपके स्वर 7 प्रकार के हो जाएंगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अर्धविवर्त स्वर में मुख की स्थिति कैसी होती है? दोस्तों, क्या मुख खुला रहता है? क्या मुंह आधा बंद रहता है? क्या मुंह आधा खुला होता है? या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका होगा ठीक है बा वाला, मुंह आधा खुला रहता है। अब यहाँ आपका है चा, छा, जा, झा। इन अक्षरों का संबंध किससे है? इन अक्षरों का संबंध किससे है? तो ये आपके हो जाएंगे स्पर्श। ओके दोस्तों, स्पर्श से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां आपका है कि बालक उच्चारण करना किस वर्ण की अशुद्धि है? किस वर्ण की अशुद्धि है?
इसमें आपका हो जाएगा पूर्ण वर्ण की। ओके दोस्तों, आ वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां आपका है कि अनुस्वार का प्रयोग किस में होता है। अनुस्वार का प्रयोग किस में होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर बात करें अनुस्वार का प्रयोग किस में होता है तो अंतस्थ वर्ण के साथ और ऊष्म वर्णों के साथ। ओके दोस्तों, अंतस्थ वर्णों के साथ और ऊष्म वर्णों के साथ होता है, यानी आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके मेरे भाइयों बहनों, आ और बा दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। जल शब्द, ठीक है, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। जल शब्द में कौन सा समाहित स्वर्ण होगा। जल, देखिए जो जल, ओके दोस्तों, इसमें आपका क्या, इसमें आपका आ मिला हुआ है, जल, ठीक है, जल, ठीक है, जल। आप जब बोलोगे तो आप खुद जान जाओगे, जल, ठीक है, ये इसमें आपका आ मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 21वां, किस शब्द में आगत ध्वनि है। किस शब्द में आगत ध्वनि है आपसे कहा गया है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि या रा, दोस्तों ये ठीक है आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। या रा ला वा, ठीक है दोस्तों, या रा ला वा, यहाँ पे आपका हाँ नहीं होगा, ये पता नहीं कैसे हो गया, एक मिनट की बात नहीं। या रा ला वा, ठीक है, कौन से व्यंजन में आते हैं, ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो या रा ला वा ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आएंगे, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वर्तनी से, एक मिनट, वर्तनी से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों 4, 5, 7 या 6। तो वर्तनी अशुद्धियों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, वर्तनी अशुद्धियों को 6 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ देखते हैं 24 क्वेश्चन से। पूछ, पूछ शब्द में पा के ऊपर क्या लगा है। पूछ शब्द में पा के ऊपर क्या लगा है, इसमें आपका होगा अनुनासिक। ओके दोस्तों, अनुनासिक इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 25वां आपका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम इसमें क्या बताएं, आपको पता होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई इसमें आपका होता है वर्ण। वर्ण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं 26वां क्वेश्चन से। 26वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि वर्णमाला का आशय है। वर्णमाला का आशय किससे है, तो अगर बात करें वर्णमाला की आशय की तो इसमें आपका होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। किससे दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित है समूह से है, ठीक है, व्यवस्थित समूह से है। आइए 27वां आपको जाएगा कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, इसमें आपका हो जाएगा 52। कितना दोस्तों, 52 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 28वां क्वेश्चन से। 28वां आपका है कि ड़ा औढ़ा वर्ण आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके उच्छिष्ट वर्णों के अंतर्गत आते हैं। ये आपके उपक्षिप्त वर्ण है। ओके दोस्तों, उच्छिष्ट वर्ण के अंतर्गत आपके आते हैं। 29 आपका यहाँ पर है कि सा का उच्चारण स्थल है। सा का उच्चारण स्थल की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ओष्ठ होगा। ये आपके सारे विकल्प गलत हैं आपको दोस्तों, एक मिनट, हाँ ठीक है, इस सा ये देखो तो आपका आएगा तालु से, ये ठीक है आपका आएगा तालु, इसमें आपका तालु बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपके जो ऑप्शन है गलत है, इसमें आपका तालु बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 30वां आपका है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सबसे सिंपल, सबसे आसान, इसमें आपका होगा श्रृंगार। ओके दोस्तों, श्रृंगार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया। दोस्तों वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करिए। ओके दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ 1000 बुक से टाइप करते हैं, फिर आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर लिपि की बात कर लें दोस्तों, आपने एक लिपि का नाम सुना होगा, ब्राह्मणी लिपि। ओके दोस्तों, देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से ब्राह्मणी लिपि के एक रूप में हुई है। आपने ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि का नाम सुना होगा। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे बहुत जल्द ही। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता यहाँ पे आपको बतानी है दोस्तों। देवनागरी लिपि की अगर विशेषता की बात करें, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों लिपि की विशेषताएं आपको देवनागरी में देखने को मिल जाएंगी। उत्तरी ब्राह्मणी में कितने रूप प्राप्त हुए? उत्तरी ब्राह्मणी में कितने रूप प्राप्त हुए? 3, 4, 3, 4, 7 या 5? इसमें आपका क्या होगा? तो उत्तरी ब्राह्मणी में आपके 5 रूप प्राप्त हुए। आपके ये 5 बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि देवनागरी लिपि में व्यंजनों के उच्चारण स्थान के अनुसार वर्ण हैं, यानी कितने वर्ण हैं? तो इसमें आपके हो जाएंगे 5 दोस्तों। ठीक, कितने आपके हैं? आपके 5 बिल्कुल सही हो जाएंगे। किस शब्द में रा का सही रूप में लिखा गया है? यानी इन चारों में आपको बताना है कि रा का सबसे अच्छा प्रयोग किस में किया गया है दोस्तों। ना रा का प्रयोग इसमें किया गया अच्छा, ना इसमें और ना इसमें। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ठीक है, अच्छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, यानी किससे बनता है? तो दोस्तों इसमें आपका का और शा से मिलकर आपका छा बन जाता है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन देखते हैं कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बताइए, आप लोगों ने मैथ के क्लास में पढ़ा होगा ना कोष्टक के बारे में, तो आप बताइए कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। कोष्टक आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो आपके कोष्टक 3 प्रकार के हो जाते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विराम चिन्ह निम्न में से कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों विराम चिन्ह आपके 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विराम चिन्ह आपके 12 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कभी कभी ठीक है आपसे पूछ लेगा कि आखिर 12 के नाम लिखिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन जानना चाहिए आपको। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, ओके दोस्तों, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, ठीक है, योजक चिन्ह, कोष्टक, लाघव। तो कुल मिलाकर आपके ऐसे 12 विराम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप कहोगे तो हम विराम के अलग से वीडियो बनाकर आपको हम दे देंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना, विश्राम करना और ठहरना, यानी आपका ये तीनों हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अल्प विराम का अर्थ क्या होता है? अल्प विराम का अर्थ होता है ठहरना। ओके दोस्तों, ठीक है, ठहरना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 40वां क्वेश्चन है, किन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता? किन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता, ये यहाँ पे आपको बताना है। दोस्तों प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक में आपका नहीं होगा, यानी आपका आ और बा दोनों सही होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक में आपका पूर्ण विराम का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किसी शीर्षक को उसी के आगे, ठीक है, उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका होगा अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब ये जो आपको विराम यहाँ पे दिख रही है, इस चिन्ह का नाम आपको बताना है। इस चिन्ह का नाम क्या है? इसका नाम है अर्धविराम। ओके दोस्तों, इसका नाम है अर्धविराम। आप चिन्हों को भी याद रखिएगा। सबसे आसान, सबसे सिंपल दोस्तों, सबसे आसान, ठीक है, सबसे सिंपल आपका है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह आपका हो जाएगा। अब दोस्तों बताइए इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह का क्या नाम है?
यह हो जाएगा आपका विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, विस्मय सूचक चिन्ह आपके हो जाएंगे। अब यहाँ आपको इस चिन्ह के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप कॉमा में ही बोल सकते हो। ठीक है, कॉमा, इसे बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं? ये आपका हो जाएगा अल्प विराम के अंतर्गत आ जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे नीचे दोस्तों आपको ठीक है ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, कृपया पन्ना उल्टो, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को क्या बोलते हैं आपको बताना है। इसको दोस्तों ठीक है बोलते हैं लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं? ये आपका होगा लाघव चिन्ह। अब इस चिन्ह को क्या बोलते हैं आपको बताना है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उप विराम चिन्ह कौन सा है? उप विराम चिन्ह इसमें आपका कौन सा है आपको बताना है। जब आपसे उप विराम के चिन्ह के बारे में बात की जाए तो दोस्तों आपको सीना ठोक कर किस पे मारना है? आपको बा वाले पे मारना है। ठीक है दोस्तों, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। लेखन कौशल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा सुनकर याद करना। दोस्तों ये तो याद करने वाली बात आ गई। ठीक है, ये तो सुनने वाली बात आ गई। इसमें लिखने की बात कहाँ कही गई है? ठीक है, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि का लिपि संकेतों में रूपांतरण कहलाता है। ध्वनियों का ध्वनियों का लिपि संकेतों में रूपांतरण कहलाता है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अभी रुको, अभी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अब आप लोग एक बार वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, चलिए कोई बात नहीं। और जो हमारे भाई बहन नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम देखते हैं 51 दोस्तों आपके हिंदी में मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना कि कोमल का विलोम क्या होगा। कोमल का विलोम दोस्तों आपका क्या होगा? विलोम से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो कोमल के विलोम आपके ठीक है हो जाएंगे कठोर। ओके दोस्तों, कठोर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 6 सालों के प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किरण का समानार्थी शब्द क्या होगा। दोस्तों किरण का समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा मरीचि। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको 6 सालों के सभी प्रश्न मिल रहे हैं, इसलिए हर एक के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम ले रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो और एक भी क्वेश्चंस आपका ना छूटे। अब यहाँ आपको बताना है कि आरती का अर्थ क्या होगा। आरती का अर्थ यहाँ पे आपको बताना है कि आरती का अर्थ यहाँ पे आपका क्या होगा। तो आरती का अगर अर्थ की बात करें तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा सा और बा दोनों। ठीक है, सा और बा आपका दोनों हो जाएगा। पूजा का दीपक और पूजा की आरती, पूजा की अगरबत्ती और पूजा की दीपक। ठीक है, आ और बा दोनों आपके हो जाएंगे। अज अज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अज का अर्थ होता है ब्रह्मा, शिव और बकरा। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपके दा वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके 13 में आए थे, 15 में आए थे, 16 में ठीक है आए थे सब क्वेश्चन आपके। द्विज शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका होगा इनमें से कोई नहीं। आपका इनमें से कोई नहीं होगा, यानी आपका ब्राह्मण, दांत और पक्षी ये भी आपका नहीं होगा। जंगल का विलोम दोस्तों क्या होगा आपका? जंगल का विलोम आपका क्या होगा आपको बताना है। जंगल का विलोम आप दोस्तों जंगम। ठीक है, सॉरी, जंगम का विलोम आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा स्थिति। ठीक है, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अब यहाँ पूछा गया आपसे पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द आगार क्या होगा? आगार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? विरोध शब्द का विलोम यहाँ पे आज पूछा गया है क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा समर्थन। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा समर्थन, यानी आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब्ज का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से आपका कौन सा होगा। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, शंख, शंख, ठीक है, शंख आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अर्क का अर्थ क्या होगा, इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका सूर्य, आग और रस, ठीक है, आपके तीनों होंगे। आपके इसमें द वाले प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि कनक का समानार्थी शब्द क्या होगा। कनक का समानार्थी शब्द आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा गेहूं। क्या होगा दोस्तों, गेहूं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 12वां है कि जड़ का विलोम लिखिए। जड़ का विलोम इसमें आपका क्या होगा, जड़ के विलोम आपके होंगे, ठीक है, चेतन, चेतन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुस्वार, अनुस्वार चिन्ह के उदाहरण यहाँ पे आपको देने हैं। तो अनुस्वार चिन्ह का उदाहरण आपका क्या होगा। अनुस्वार की बात करें तो इसमें आपका दोस्तों आ और बा, ठीक है, जंगल और मंगल, ये आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आनंद का विलोम दोस्तों क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसमें आपका क्या होगा, विषाद। आनंद का विलोम हो जाएगा आपका विषाद, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे शब्द का अर्थ क्या होगा, इसमें दोस्तों ठीक है आपका हो जाएगा दांत, पक्षी और ब्राह्मण, यानी आपके तीनों हो जाएंगे। दोस्तों इनमें से होगा इनमें से सभी, ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आप लोग एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।